और इसी तरह वहाँ पर सभी को एक और लाश मिलती है। बात जनकपुर गांव की है, जहाँ पर राहुल अपने माता पिता के साथ रहने आया था। अभी कुछ दिन ही बीते थे। एक दिन की बात है, राहुल भागता हुआ आया, जैसे वो किसी का पीछा कर रहा हो। शोभा ने राहुल को देखा तो चौंक गई। राहुल, बेटा राहुल, कहाँ भाग रहे हो? वो माँ, मैं बस खेल रहा था। शोभा को ऐसा लगा जैसे राहुल को छुपा रहा है और राहुल वहां से तेजी से चला गया। ये राहुल किसके पीछे भाग रहा था? यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तभी अचानक से शोभा को सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाजें आने लगी। शोभा दौड़कर सीढ़ियों के पास पहुंची। उसने देखा कि राहुल के बराबर कोई बच्चा है जो तेजी से सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है। तो कौन है वहाँ? कौन हो तुम? उस बच्चे ने पलट कर देखा। उसकी आंखें लाल थी और उसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। शोभा ये सब देखकर घबरा गई और जल्दी से वहाँ से भाग निकली। शोभा चिल्ला भी रही थी। शोभा के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी देवरानी करुणा और उसका हस्बैंड आकाश वहाँ आ गए। क्या हुआ दीदी, आप इस तरह क्यों चिल्ला रही हैं? क्या हुआ आपको? वो करुणा, मैंने अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा। करुणा और आकाश सीढ़ियों के पास जाकर वहाँ चेक करते हैं, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इतने में वहाँ पर विकास भी आ जाता है। शोभा विकास को सारी बातें बताती है। लेकिन शोभा, ये तुम्हारी गलतफहमी भी तो हो सकती है और वहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम देखो तो सही। मुझे लगता है कि तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम्हें आराम करना चाहिए। अगले दिन शोभा किचन में खाना बना रही थी और राहुल डाइनिंग पर बैठकर खाना खा रहा था। शोभा को अचानक ये एहसास हुआ कि बहुत सारा खाना राहुल खा चुका था और वो खाना खाए ही जा रहा था। शोभा ने डाइनिंग के पास जाकर देखा तो राहुल किसी से बातें कर रहा था, लेकिन डाइनिंग टेबल पर उसके सिवा कोई नहीं था। शोभा ने देखा कि राहुल किसी को खाना खाने के लिए भी कह रहा है। राहुल, ये तुम किससे बातें कर रहे हो बेटा? वहाँ तो कोई नहीं है। मम्मी, वो राहुल शोभा को बताने ही वाला था कि उसे अचानक याद आता है कि उसने अपने दोस्तों से वादा किया है कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। राहुल ने सामने बैठे अपने दोस्तों को देखा। सामने की चेयर पर नीता और रमन दोनों बैठकर राहुल के साथ खाना खा रहे थे। राहुल की मम्मी उसे लगातार देखे जा रही थी। राहुल ने अपनी मम्मी की तरफ देखा और वहाँ से उठकर वो अपने कमरे की तरफ चला गया। शोभा राहुल की हरकतों से बहुत परेशान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। अचानक रात को 12 बजे शोभा को कुछ आवाजें आती है। विकास, विकास उठो ना, देखो कैसी आवाजें आ रही हैं। वो दोनों उठकर राहुल के कमरे की तरफ जाते हैं और करुणा और आकाश भी उनके पीछे पीछे आ जाते हैं। चारों जब राहुल के कमरे में पहुंचे तो देखकर काफी हैरान रह गए। राहुल किसी के साथ खेल रहा था। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, चांस मेरी थी, अब मैं ही चलूंगा। अरे, ये राहुल किससे बातें कर रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। राहुल, बेटा राहुल। जी पापा। बेटा, तुम किससे बातें कर रहे हो? यहाँ तो कोई नहीं है। राहुल पापा की बात सुन के डर जाता है। वो पापा, मेरे दोस्तों से, ये देखिए ना, ये नीता और रमन है, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, मैं रोज इनके साथ खेलता हूँ। वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान थे क्योंकि वहाँ राहुल के सिवा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल, बेटा उठो, तुम हमारे कमरे में हमारे साथ चलकर सो। शोभा के इतना कहते ही राहुल की आंखें लाल हो गईं। अचानक नीता और रमन राहुल के अंदर समा गए। तुम लोग हमें क्यों परेशान कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से, राहुल हमारा दोस्त है। राहुल की ऐसी बातें और आवाज सुनकर वहाँ खड़े सभी लोग डर जाते हैं। इतने में विकास आगे बढ़ा। राहुल, क्या हो गया है तुम्हें? चलो हमारे साथ। विकास ने जैसे ही राहुल का हाथ पकड़ने की कोशिश की, राहुल ने पास रखे एक चाकू से विकास पर हमला कर दिया। विकास के पैरों में चोट आ गई और उसी चाकू से राहुल खुद को मारने की कोशिश करने लगा। करुणा और आकाश ने आगे बढ़कर उसे रोका। राहुल बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा।
राहुल को जल्दी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था कि राहुल को क्या हुआ है, पर शोभा समझ चुकी थी कि उसे क्या करना है। शोभा जल्दी जल्दी हॉस्पिटल से बाहर निकली और वो एक तांत्रिक के पास पहुंची। बाबा, ये थी सारी कहानी। मैं अपने बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना चाहती हूँ। तांत्रिक ने आंखें बंद करके कुछ देर ध्यान किया, फिर शोभा को बताया। बात 75 साल पुरानी है। उसी घर में एक माँ और उसके 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। परंतु क्यों बाबा? ताकि जायदाद में हिस्सा न देना पड़े। उन्हीं 2 बच्चों की आत्माओं ने तुम्हारे बेटे से दोस्ती कर ली है और अब वो उसे अपने साथ ले जाना चाहती हैं। तुम्हें घर खरीदने से पहले ये सब पता करना चाहिए था। हाँ बाबा, लेकिन विकास ये सब कुछ नहीं मानते। ना मानने से उनकी शक्तियाँ कम नहीं हो जाएंगी। अब राहुल को बचाने का एक ही तरीका है। मैं उस घर में हवन करता हूँ और तुम किसी तरह राहुल को वहाँ ले आओ। फिर क्या था, तांत्रिक ने हवन करना शुरू कर दिया। शोभा भी राहुल को लेकर वहाँ पहुँच गई और घर के बाकी सारे लोग भी वहाँ पहुँच गए। तांत्रिक के मंत्र पढ़ते ही नीता और रमन की आत्मा अपनी माँ की आत्मा के साथ वहाँ आ पहुँची। तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर जाना होगा। नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम उसे लेकर ही जाएंगे। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, हमने आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ा है। कृपया करके एक माँ होने के नाते मेरा दर्द समझने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों से कहिए कि वो मेरे राहुल को छोड़ दें। बदले में आप जो कहेंगी मैं सब करने को तैयार हूँ। आत्मा माँ को शोभा पर दया आ जाती है। ठीक है, हम राहुल को छोड़ देंगे। इसी घर के पीछे हमारी अस्थियां पड़ी हुई हैं। तुम उनका अंतिम संस्कार कर दो और ये घर हमेशा के लिए छोड़कर चली जाओ। शोभा और विकास ने ऐसा ही किया। उन्होंने उनकी अस्थियों का अंतिम संस्कार किया और उनके लिए पूजा भी करवाई और फिर वो घर छोड़कर चले गए। अब नीता और रमन की आत्मा को भी शांति मिल चुकी थी और वो किसी को परेशान नहीं करते थे। शोभा और विकास भी अपने नए घर में खुशी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियाँ देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।